नमस्कार मेरे किसान भाइयों। मैं एक कृषि विशेषज्ञ हूँ। मैं हमेशा एक बात सोच के परेशान रहता था कि किसानों के दिन रात इतनी मेहनत करने के बावजूद और सरकार द्वारा किसानों के लिए इतनी योजनाएं लागू करने के बावजूद भी किसानों की स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। यही जानने के लिए मैं अपने देश के अनेक राज्यों में गया, वहाँ के किसानों से मिला और उनकी समस्याओं को जाना और समझा। इन समस्याओं को दूर करके कैसे किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है, इस विषय पर गहनता से अध्ययन करने के बाद मुझे दो बातें पता चली। पहली कि हर राज्य की समस्याएं अलग अलग हैं। कहीं पर हर साल बाढ़ आती है तो कहीं पर साल भर पानी नहीं बरसता है। कहीं की भूमि बहुत उपजाऊ है तो कहीं की भूमि बंजर है। आज हम आपको बताएंगे कि किसानों को द्वारा की जा रही गलतियों को दूर करके और सरकार द्वारा किसानों के लिए खर्च किए जा रहे पैसे का सही ढंग से उपयोग करके कैसे किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। पर उससे पहले हम आपको दो लोगों को बिजनेस करने के तरीके के बारे में एक छोटी सी कहानी समझाएंगे, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि किसानों के द्वारा आखिर कौन कौन सी गलतियाँ की जा रही हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। तो ये कहानी है एक सामान्य दुकानदार की और भारत के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जी की। ठीक है, आपको इससे ये पता चलेगा कि दोनों के जो बिजनेस करने के तरीके हैं उसमें क्या भिन्नता है। ठीक है, ये मान लीजिए सामान्य दुकानदार है, जिसे आप लोगों के अक्सर आसपास ऐसा होता होगा कि कोई व्यक्ति शहर से बहुत दिनों के बाद कमा के वापस अपने गांव आता है और वह दोबारा शहर ना जा कर के अपने गांव में ही एक दुकान खोल लेता है। वैसे ही एक व्यक्ति है, वो शहर से कमा के अपने गांव वापस आया और अपने गांव में ही एक किराने की दुकान खोल ली। कुछ दिनों के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ कम बिकने वाले सामान, जैसे पूजा के सामान, क्योंकि पूजा के सामान तभी बिकते हैं जब कोई विशेष अवसर होता है, ज़्यादा मात्रा में मंगवा लिया था, जिसकी वजह से कम बिकने की वजह से उसकी कुछ पूंजी जो है यहाँ फंस गई। दूसरी नंबर वो कुछ खाने वाले सामान जैसे दाल चावल आटा और काजू बादाम, ये सब भी ज़्यादा मात्रा में मंगवा लिया था, जिससे कम बिकने की वजह से उसकी काफ़ी पूंजी यहाँ डूब गई। तीसरी और सबसे बड़ी गलती वह यह करता है कि दुकान चलाने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा उधार बांट देता है और वह उन पैसों को दोबारा कवर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी हानि होती है और उसे अपनी दुकान को बंद करना पड़ता है। ज़रा सोचो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास सही जानकारी नहीं थी कि उसे कौन से सामान को किस मात्रा में मंगाना है और साथ ही साथ सटीक मार्गदर्शन नहीं था कि किस अनुपात तक उधार दिया जाए। यही कारण है कि उसे हानि का सामना करना पड़ता है। वहीं पर मान लीजिए मुकेश अंबानी जी हैं, अगर इन्हें कार की कंपनी खोलनी है, बस इन्हें कार के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है कि कार को में मतलब बनाने में क्या क्या लगता है, फिर तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करते हैं। जानकारी का मतलब यह है कि वो इंजीनियर, मतलब जो कार बनाते हैं, ऐसे इंजीनियरों की एक टीम बनाते हैं और उन्हें बताते हैं कि देखो हमें ऐसी कार बनवानी है। ठीक है, तो जो इंजीनियर होते हैं वैसी ही कार बना के तैयार करते हैं। फिर उन कारों को बेचने के लिए जगह जगह शोरूम खोला जाता है। साथ ही साथ उनकी ऑनलाइन मार्केटिंग भी की जाती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर बैठे ही उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाना चाहता है तो मंगा सकता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि उनके जो कार है उसकी पहुंच भारत के हर कोने कोने पर हो जाती है कि कहीं से भी व्यक्ति बैठकर अपने घर पे ही इन कारों को प्राप्त कर सकता है। और चौथा सबसे बड़ा काम जो होता है कि वो एक बड़ा सा शोरूम बनाकर जो कारें ज़्यादा बन गई हैं उन्हें उसमें सुरक्षित रख दिया जाता है और जैसे जैसे कारें बिकती जाती हैं इन शोरूमों में लाके रख दिया जाता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि उनका जो पूरा बिजनेस होता है सुरक्षित होता है और इसलिए इनके लाभ कमाने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखो वर्तमान में जो हमारे किसान हैं वो उनकी जो स्थिति है वो इन्हीं नए दुकानदारों की तरह ही है। देखो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो अपने खेत की मिट्टी की कभी जांच नहीं करवाते हैं, जिससे उन्हें ये पता नहीं चल पाता है कि उनके खेत में किस पोषक तत्व की कमी है, किस पोषक तत्व की अधिकता है, उनमें खाद कितनी मात्रा में डालना, यानी जिंक कितना है, सल्फर कितना है, ये सब नहीं पता चल पाता है, जिससे
वो ज़्यादा खादों का प्रयोग कर देते हैं और उन्हें हानि का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ उनमें ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर कौन कौन से ऐसे बीज हैं जो कम लागत में हमारे खेतों में अच्छी से अच्छी पैदावार दे सकते हैं। साथ ही साथ उन फसलों को कितने पानी की आवश्यकता होती है, इसके बजाय वो उन्हीं 2-4 फसलों को बोते हैं जो उनके दादा परदादा के समय से बोते आ रहे हैं, जिससे लागत अधिक लगने की वजह से यदि कोई फसल 10 रुपये किलो बिकती है तो उसमें से 7 से 8 रुपये इनकी लागत ही लग जाती है। बाकी जो लाभ बचता है वो अगली बार की फसल और खाद बीज खरीदने में ही पूरे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से किसान जो है कर्जे में डूबता जाता है और अंत में उसे आत्महत्या करने तक की नौबत आ जाती है। अब ये तो रही किसान की गलती। अब देखो सरकार गलती कहाँ करती है। देखिए, आप ये जानते हैं कि खेती करने के लिए भूमि, पानी, बीज, खाद और दवा इतनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अब सरकार जब भी बजट में मतलब किसान के लिए योजनाएं लागू करती है तो ये चीज़ मानती है कि ज़मीन सबके पास है। वह बाकी जो कुछ भी मतलब योजनाएं बनाती है वह इन्हीं तीनों को ध्यान में रख के बनाती है। मान लीजिए सरकार को इस साल का बजट बनाना है, अब वह कृषि से संबंधित अधिकारियों से पूछेंगे कि अब की किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, किस चीज़ पे हमारे मतलब खेत में या हमारे देश में कमी है। तो उन अधिकारियों ने इस अपने मतलब पूरे क्षेत्र का या देश का के डाटा को निकाला और उन्होंने बताया कि इस बार हम पानी पे जोर ज़्यादा दें, यानी पानी पे ज़्यादा बजट का पैसा खर्च करें क्योंकि पानी की आवश्यकता ज़्यादा है। तो होता क्या है कि अब देख लो, हम सबसे पहले एक काम करेंगे, ये पूरे भारत देश को, मान लीजिए पूरा भारत देश है, उसे हमारा देश ऐसे है लेकिन कृषि को ध्यान में रख के हम ऐसे बनाए हुए हैं। ये हमारा पूरा देश है, ठीक है। इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं, पहला ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये। अब ये जो बिंदी बिंदी है ये पानी की उपस्थिति है, मतलब ये पानी है। पहले वाले में पूरा क्षेत्र पानी से भरा है, दूसरे में ये इतना और तीसरे में ये इतना। अब मान लीजिए सरकार ने इस साल पानी को महत्व दिया, तो जो ये वाला क्षेत्र है इनके पास पानी की पूरी मात्रा यानी पानी पर्याप्त है, इनके पास पानी पर्याप्त है, बीज पर्याप्त है, लेकिन खाद और दवा की कमी है। इनके पास पानी कम है, बीज कम है, खाद और दवा पर्याप्त है, इनके पास तीनों ही कम है, ठीक है। अब वो इनके लिए इस साल की योजना तो बेकार ही गई क्योंकि इनके पास पानी जो है पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन बीज भी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन क्या है कि खाद और दवा की कमी है। अगर इनको पानी की जगह खाद और दवा मिल जाती तो इनके यहाँ फसलों की अच्छी पैदावार हो जाती और उसे कीट पतंगों से भी बचा सकते थे। लेकिन खाद और दवा पर्याप्त मात्रा में न होने की वजह से जहाँ ये क्षेत्र में जितने क्षेत्र में 1 किलो फसल बोते थे वहाँ पे वो 2 से 3 किलो फसल बोएंगे, जिससे इनकी लागत अधिक लग जाएगी और इन्हें हानि का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे वाले क्षेत्र में पानी की कमी है, बीज भी कमी है और खाद और दवा पर्याप्त मात्रा में। देखो सरकारी योजनाएं तो लागू करती हैं लेकिन वो कागजों तक ही सीमित होती हैं। मान लीजिए ये इस योजना से लाभ हुआ और यहाँ तक यानी इतने क्षेत्र तक इसमें पानी भर गया, मतलब पानी पहुँचा दिया गया, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, ठीक है। इसे कहाँ तक मान लेते हैं, इतना पहुँचा दिया गया। अब पानी पहुँचा भी देंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे बीज की भी कमी है। अब वो क्या होगा कि इनके पास खाद दवा पर्याप्त मात्रा में है, पानी भी थोड़ा पहुंच गया, लेकिन बीज ही बोने के लिए नहीं है। अब मिट्टी भले ही उपजाऊ है, खाद पानी भी अच्छी मात्रा में है, लेकिन बोने के लिए बीज ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। अगर इन्हें उसी पानी के साथ साथ बीज भी मिल जाता बोने के लिए तो इस एरिया के क्षेत्र में जो किसान निवास करते हैं उन्हें भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करके फ़ायदा कमाने का मौका मिल सकता था। लेकिन बीज पर्याप्त मात्रा में न होने की वजह से इस क्षेत्र की काफ़ी ज़मीन जो है खाली रह जाती है और इस क्षेत्र में रहने वाले किसानों को भी हानि का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तीसरे वाले ये क्षेत्र वाले आए, देखो इसमें ना तो पानी है सही मतलब है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ना तो खाद है ना तो बीज है, मतलब कुछ भी नहीं है। अब मान लेते हैं कि इस पानी को इस क्षेत्र में पूरा भर ही दिया जाए, यानी इस योजना से इस पूरे क्षेत्र में पानी अगर हम पहुंचा भी देते हैं तो उससे क्या फ़ायदा है। बोने के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज ही नहीं है, खाद और दवा ही नहीं, अगर हम थोड़ा बीज है ही हमारे पास तो
खाद और दवा ना होने की वजह से हम उन्हें कीड़े मकोड़ों से बचा भी नहीं पाएंगे। इस प्रकार इन्हें भी हानि होती है। यही कारण है कि सरकार के द्वारा इतना प्रयास किए जाने के बावजूद भी अभी तक किसान की स्थिति दयनीय बनी हुई है और दयनीय होती जा रही है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इन चीज़ों को सही कैसे किया जाए, यानी आखिर क्या परिवर्तन किया जाए, क्या बदलाव किया जाए जिससे किसानों की स्थिति आने वाले समय में बेहतर से बेहतर हो सके। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो इस क्षेत्र है पूरा कृषि वाला, ठीक है, इसे हम 5 किलोमीटर की दूरी वाले क्षेत्रों में, इसे छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट देंगे। यानी जितने टुकड़े हैं या पार्ट हैं ये 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर का मतलब यह है, बीच में खड़े हो जाइए, 2.5 किलोमीटर इधर, 2.5 किलोमीटर इधर, 2.5 किलोमीटर इधर और 2.5 किलोमीटर इधर। ठीक है, ये 5 किलोमीटर का क्षेत्र है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 चीज़ों की व्यवस्था करेंगे। यानी अभी हम क्या कर रहे थे, जो कृषि है वो दुकानदार, जो नए दुकानदार हैं हमारे अनुसार, उनके अनुसार कर रहे थे, लेकिन अब हम खेती क्या करेंगे, जो मुकेश अंबानी जी हैं इनके अनुसार करेंगे। ठीक है, जैसे कि इन्होंने पहले क्या किया, जानकारी इकट्ठा की, यानी कार बनाने के लिए ये इंजीनियरों की एक टीम बनाई। वैसे हम क्या करेंगे, हर गांव, मतलब इस क्षेत्र में 5 किलोमीटर एरिया वाले क्षेत्र में एक कृषि केंद्र खोला जाएगा। इन्होंने फसलों को बेचने के लिए शोरूम बनाया, यहाँ पे हम मंडी बनाएंगे। ठीक है, इन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू की। अभी हमारे पास ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधा नहीं है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग हम शुरू करेंगे। उस कैसे करेंगे अभी हम आपको बताते हैं। इन्होंने जो बची हुई, मतलब ज़्यादा बनी हुई कारें हैं उनको सेफ रखने के लिए बड़े बड़े शोरूम बनाए। हम उसके लिए कोल्ड स्टोर बनाएंगे। ठीक है, अब इसको, इनका उपयोग कैसे करना है, देखिए, ये जो यहाँ पे किसान कृषि केंद्र होगा, यहाँ किसान के जो अधिकारी होंगे वो, उनका सिर्फ इतना काम होगा कि इस जो क्षेत्र है, यानी जो ये 5 किलोमीटर का एरिया है, ये क्षेत्र है, इधर कुल मिला के लगभग 78 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया होगा। तो इसमें काम क्या करेंगे कि ये इस एरिया की जितनी मतलब ज़मीन है इसको कृषि योग्य बनाना इनका काम है। यानी इस एरिया की कृषि की जो संपूर्ण व्यवस्था है देखना इनका काम है कि इस क्षेत्र में कोई भी खेत खाली ना रह जाए। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या काम करेंगे कि ये हर खेत की, यानी इस क्षेत्र की जो खेत हैं सबके क्या करेंगे, मिट्टी की जांच करेंगे। यानी हर एक किसान के खेत की ये मिट्टी की जांच करेंगे कि इसमें किस पोषक तत्व की कमी है, इसमें सल्फ़र कितना है, इसमें जिंक कितना है। ठीक है, उसी के अनुसार किसानों को ये कि खाद कितनी डालना है इसकी जानकारी देंगे। दूसरे नंबर ये क्या करेंगे, फसल का निर्धारण करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्षेत्र में कौन सी ऐसी फसलें हैं, यानी 2-4 फसलों का ये चयन करेंगे, 4 से 6 हो गई कि फसलों का चयन करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सकती हैं। केवल उन्हीं फसलों को इसमें बोया जाएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि वो फसलें इस क्षेत्र की पहचान बन जाएंगी। ठीक है, और देखो, जैसे मान लीजिए उससे फ़ायदा क्या होगा, ये हमारा तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य है। अब ये बंदा जो है, यहाँ का जो व्यापारी है, इसके बगल में बंगलोर है। ठीक है, अभी तक वो टमाटर जो है बंगलोर से मंगा रहा था, तो जिससे क्या होता था कि उसकी लागत भी, परिवहन लागत भी बढ़ जाती थी, समय भी ज़्यादा लगता था। लेकिन अगर इस हिसाब से खेती हुई तो उससे ये यहीं पर भी एक छोटा सा क्षेत्र है या 5-10 किलोमीटर का क्षेत्र है जिसमें टमाटर की अच्छी पैदावार होती है, और वही गुणवत्ता जो यहाँ वाले टमाटरों में होती थी वो यहाँ वाले में है। तो वो क्या करेगा, यहाँ की बजाय इस वाले क्षेत्र में गया, यहाँ टमाटर देखा, मान लिया ये क्षेत्र है, यहाँ पे टमाटर की अच्छी खासी खेती हो रही है, उसके बगल वाले खेत में आलू की खेती अच्छी खासी हो रही है, उसके बगल वाले खेत में मान लीजिए पपीते की अच्छी खेती हो रही है, उसके बगल वाले खेत में प्याज अच्छी हो रही है। तो जो सबसे गाँव का क्षेत्र है, सबसे मतलब बीहड़ क्षेत्रों में निवास करते थे लोग, वहाँ तक अभी मतलब उतना विकास नहीं हो पाया है। लेकिन जब व्यापारी वर्ग गांव से गांव में जाएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में जाएंगे वो, तो वहाँ पे व्यापारियों का आना जाना बढ़ेगा, जिससे उसके आसपास के क्षेत्र का विकास अपने आप हो जाएगा। साथ ही साथ सरकार भी उन क्षेत्रों पर ध्यान देगी कि यहाँ पे अगर व्यापारी वर्ग आएंगे तो रास्ता ख़राब है,
तो वैसे अभी ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि कोई मतलब नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर व्यापारी वर्ग इन क्षेत्रों में प्रस्थान करेंगे, जाएंगे, तो सरकार का ध्यान ऑटोमेटिकली उन क्षेत्रों पे जाएगा और गांव भी बहुत तेज़ी के साथ विकास करेगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि अभी वैसे कहने पर कोई क्षेत्र पे ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन जब इनकी खुद की पहचान होगी या हर एरिया का एक ब्रांड होगा तो जाहिर सी बात है सरकार उन पे ध्यान जरूर देगी, यानी इनका फ़ायदा आसान से होगा। ठीक है, समझ में आया। और तीसरा है पानी की जांच। इस समय भारत में खेती करने के लिए सबसे बड़ी जो समस्या बनी हुई है वो पानी की जांच, मतलब पानी की उपलब्धता न होने के कारण ही बनी हुई है। तो ये क्या करेंगे कि इस क्षेत्र में जो है पानी की व्यवस्था करेंगे। वो कैसे करेंगे देख लीजिए। अभी हम इस क्षेत्र को उठाए हैं, मान लीजिए यहाँ पे पानी है, और ये पानी होने का मतलब ये है कि वो नदी भी हो सकती है, नहर भी हो सकती है, झील भी हो सकती है, या बड़ा तालाब भी हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ से नदी गई है, ये जो है नदी है, अब वो इसके किनारे ये क्षेत्र बसा है। तो ये क्या करेंगे कि इस यहाँ नदी के किनारे से एक छोटी सी नहरी बनाएंगे। ठीक है, नहरी बना के इसके किनारे 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 से तालाब खोद देंगे और उसमें पानी भर देंगे। अब जब जब तालाब खाली होगा वैसे वैसे पानी से उसे भरते जाएंगे। उससे ये फ़ायदा होगा, उसके बाद जो इसका इधर वाला क्षेत्र है उसमें भी ऐसे नहरी बना के यहाँ तालाब बना के पानी भर दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो इसके पीछे वाला क्षेत्र है यहाँ में भी नहरी बनाया जाएगा और यहाँ से मतलब कट करके ऐसे इसे भी भर दिया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि नदी या झील के मात्र आधा किलोमीटर दूर स्थित खेत को सिंचित योग्य नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि आधा किलोमीटर अगर हर किसान पाइप खरीद रहा है तो उसकी पहले नंबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी, यानी कीमत बहुत ज़्यादा आ जाएगी। दूसरे नंबर हो सकता है उसके खेत से पहले किसी का खेत हो और वो अपने खेत से ना ले जाने दे तो। लेकिन इस योजना के होने से ये सरकारी काम में आ जाएगा तो कोई भी किसान पहले नंबर इस वजह से अड़ंगा नहीं करेगा। दूसरे नंबर ये होगा कि पीछे वाले के साथ साथ जो आगे हैं इस योजना से उन्हें भी लाभ होगा, तो इसलिए रुकावट नहीं आएगी और इस प्रकार हम नदी के किनारे स्थित 10-20 किलोमीटर एरिया को सिंचित योग्य बना सकते हैं, उसे सींच सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करेंगे कि इस एरिया में अभी तक क्या है, बरसात के जो पानी का जो संरक्षण करने की ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। ठीक है, तो जो भी उससे संबंधित योजना है बस वो कागज़ों में ही रह जाती हैं। लेकिन अगर ये यहाँ फिर खुद कृषि केंद्र के अधिकारी रहेंगे तो वो इस एरिया में पानी को जो संचित करने का यानी सुरक्षित करके इकट्ठा करने का जो लोगों को तरीका बताएंगे और इस एरिया में साल भर पानी बना रहे ऐसी व्यवस्था करेंगे। ठीक है, चौथा नंबर यह है कि खाद और पानी और दवा का निर्धारण, जिससे वो हर व्यक्ति के खेत में जाएंगे, वहाँ उनकी फसलों को देखेंगे और इसके बाद उसमें कितने पानी खाद दवा का छिड़काव करना है इसकी वो देख रेख करेंगे, मतलब समय समय पे उन्हें बताते रहेंगे। यानी कोई भी किसान अपने मर्जी से खेत में या किसी कहने की वजह से खेत में दवा या पानी का छिड़काव मतलब खाद का छिड़काव नहीं करेगा। ठीक है, और चौथी नंबर ये है जो सबसे अहम है, अभी तक किसानों के पास जानकारी न होने की वजह से वो ऐसा नहीं करते थे कि जिससे एक खेती के साथ ना जिससे एक के साथ दूसरा डिपेंड होता है, बस उसकी जानकारी हमें नहीं होती है इसलिए हम उसे नहीं करते हैं। उसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, जबकि अगर कोई सीधे व्यक्ति उस काम को कर रहा है तो उससे पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन अगर उसकी व्यवस्था हमारे पास है तो उसमें पैसे कम लगते हैं। जैसे देखो, यदि कोई बागवानी कर रहा है, मतलब बागवानी खेती कर रहा है, फूल की खेती कर रहा है, तो उसके साथ साथ अगर वो मधुमक्खी पालन करता है तो पहले बात यह है कि किसी दूसरे खेत में ले जाके डिब्बों को रखना की दिक्कत नहीं होगी, और दूसरे नंबर उसके पास स्वयं का खेत होगा जिससे मधुमक्खी पालन करने की अगर उसके पास जानकारी ये मतलब कृषि केंद्र के अधिकारी उसे देंगे, जिससे उसका खर्चा कम होगा और इसके एक के साथ साथ दो मतलब बिजनेस को यानी व्यापार को एक साथ वो कर सकता है। यानी कृषि अगर बागवानी के साथ मधुमक्खी पालन करता है तो बागवानी से तो लाभ कमाएगा, उसके साथ ही वह मधुमक्खी पालन करके दोहरा लाभ उससे कमा सकता है। ठीक है, अभी तक क्या है लोग नहीं करते थे क्योंकि जानकारी नहीं होती थी, इसलिए वो नहीं करते। दूसरा है पशुपालन।
अभी जैसे पशुपालन में कौन से प्रजाति के जानवरों का पालन करना है, इसकी जानकारी वो किसानों को देंगे। और साथ ही साथ जैसे क्या होता है, आपने सुना होगा या देखा भी होगा आपके आसपास, कोई व्यक्ति पशुपालन करता है या बड़े पैमाने पर, तो उसके साथ वो डेयरी खोलता है। लेकिन डेयरी के साथ साथ अब क्या होगा, जैविक खाद यानी जो केचुए वाली खाद होती है उसको बनाने की मतलब जो विधि होती है, उसे कैसे किया जाए, उसका बड़ा मतलब बिजनेस के तौर पे उसे कैसे किया जाए, उसकी जानकारी एक कृषि केंद्र के अधिकारी इन किसानों को देंगे। अगर कोई करना चाहता है तो इन तीनों को एक साथ कर सकता है। देखो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि इनके पास पहले नंबर ये दोनों काम कर रहे हैं, तो इसमें आदमी होंगे यानी जो काम करने वाले लेबर हैं वो होंगे, उसका फ़ायदा मिल जाएगा, इनमें वो काम करा सकते हैं समय समय पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा मतलब कीमती होता है इस जैविक खाद में, गोबर। इनके पास पर्याप्त मात्रा में गोबर होगा, ठीक है, लेबर होगा, जिससे यदि कोई व्यक्ति सीधे जैविक खेती की खेती करना मतलब जैविक खाद बनाने का व्यापार करना चाहता है तो जो जितना खर्चा उसका आएगा उससे आधा ही खर्चा इनका ही आएगा। इसलिए इनके लिए ये जो है बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन क्या होता था, अभी तक जानकारी न होने की वजह से किसान भाई इसे एक साथ नहीं करते थे, यानी एक साथ उनके पास 2 से 3 व्यापार करने के लिए मतलब आय के 2-3 क्षेत्र इनके पास होंगे, ठीक है। दूसरे नंबर क्या होता है, मछली पालन। देखो मछली पालन के साथ साथ बत्तख पालन आपने सुना होगा कि जैसे नीचे तालाब में मछली पाल दिए, साथ ही साथ ऊपर बत्तख छोड़ दिए कि जिससे जितना बत्तख पानी पे दौड़ेंगी नीचे मछलियाँ मतलब पानी हलचल होने की वजह से मछलियाँ भी भागेंगी नीचे नीचे, जिससे उनकी जो विकास और वृद्धि होगी वो तीव्र गति से होगी। लेकिन अभी तक इन तीनों को एक साथ क्यों नहीं करते थे, क्योंकि इनके पास सही जानकारी नहीं होती थी और इसमें रिस्क भी है। अगर थोड़ा सा भी गलती हुई तो भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन अब कृषि केंद्र के अधिकारी जो होंगे समय समय पर जा करके इनके तालाबों को देखेंगे तो ये क्या करेंगे कि नीचे तालाब बना के उसमें मछली पाल दिए, बीच में क्या नाम उस पानी पे बत्तख छोड़ दिए, ठीक है, उसके ऊपर एक मतलब फार्म बना के, पोल्ट्री फार्म बना के ऊपर मुर्गी पालन करेंगे। मुर्गी पालन, मछली और बत्तख पालन एक साथ ये कर सकते हैं, पर अभी नहीं करते थे क्योंकि सही जानकारी नहीं थी और रिस्क भी है। लेकिन अब रिस्क कहाँ से होगा, इनके ही क्षेत्र में कृषि केंद्र के अधिकारी होंगे, हमेशा वो यहीं रहेंगे, कोई भी दिक्कत हुई तुरंत कॉल के तुरंत आके पहुँचे, तुरंत रोग का निजात हो गया। तो यानी एक के साथ उनके पास जो मतलब आय का स्रोत होगा कई होगा, जिससे हानि की अपेक्षा लाभ कमाने की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और चौथा इसके बाद ये क्या काम करेंगे कि एक बड़े जोत का निर्माण करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र जो है ये 200 बीघे का क्षेत्र है, ठीक है, 200 बीघे का खेत है और इसमें लगभग 40 लोगों का खेत आता है। इस क्षेत्र में 40 लोगों का खेत आता है, तो वो क्या करेंगे अब इन सबका, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर इन सबको मिला दिए तो कोई इनकी हड़प लेगा ज़मीन, क्योंकि सबकी ज़मीन की घाटा संख्या होती है, ठीक है, तो ऐसा कोई बेईमानी कर नहीं पाएगा। तो एक क्या करेंगे, इस 200 बीघे का एक खेत बनाएंगे, ठीक है, और इसमें जितने किसान होंगे उनकी भागीदारी होगी कि हाँ सब मिल के इस 200 बीघे में मेहनत करेंगे। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जैसे मान लें किसी का 2 बीघा है, 4 बीघा, 6 बीघा ऐसे करके खेत है, 10 बीघा है, तो हर बंदा उसी के हिसाब से यानी हर किसान उसी के हिसाब से अपनी खाद दवा पानी की मतलब ज़रूरतों को पूरा करता है, जिससे उनकी जो फुटकर लेने की वजह से उनकी जो मतलब लागत है वो बढ़ जाती है। लेकिन जब 200 बीघे 300 बीघे का एक खेत बनाया जाएगा तो उससे क्या होगा कि खाद दवा बीज इन सब की जो मात्रा है थोक में आएगी, जिससे यहाँ पे उनकी लागत जो है कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए अब बड़े जोत का निर्माण करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके आपकी लागत को कम करना एकदम असंभव इस समय हो गया, ठीक है। इसलिए उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब फसल, पहले नंबर इससे सब लोग साथ मिलके काम करेंगे, दूसरे नंबर इससे फ़ायदा ये होगा कि लागत कम आएगी। जब फसल बिक जाएगी जिस हिसाब से जिसका खेत होगा उस हिसाब से उसकी लागत और लाभ को बांट दिया जाएगा, ठीक है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और उसके बाद क्या करेंगे, इनका सबसे बड़ा काम एक होगा कि जैसे इस एरिया में जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं जैसे खेत वो कृषि योग्य हैं, तो उन्हें जिनके पास खेत नहीं है या जो गरीब किसान हैं उनके नाम पट्टा करवा देंगे। इससे ये एक फ़ायदा होगा कि उन किसानों के पास
आय का एक स्रोत बन जाएगा और उनका जीवन स्तर भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये होगा कि कृषि के बारे में हर एक छोटी से छोटी जानकारी देकर किसानों को जागरूक करेंगे। इनका काम होगा, मतलब ये इतना काम होगा कि ये कृषि केंद्र के जो अधिकारी होंगे, ठीक है, इसे देखिए अभी तक इनमें से आप ज़रा सोचिए आपके पास क्या था। हमारे ख्याल से कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप मिट्टी की जांच तो करवाते ही नहीं हो। सबसे बड़ी यही है कि 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर आपके खेत से वो कृषि केंद्र है, जहां आप ये सोचो कि अरे जाएंगे तो 20 मतलब एक दिन हमारा उसी में चला जाएगा, फिर कुछ दिन बाद जाएंगे तो लेके आएंगे उसकी जांच क्या है कितना है। तो इसकी एक बड़ी फ़ायदा हो जाएगा कि अब ये सब करना के लिए समझ लो चुटकियों का काम है। इसकी सबकी टेंशन लेना आप काम यही नहीं, ये सब काम इनका है, इनकी टेंशन इनकी है, क्योंकि इसीलिए इन्हें तनख्वाह मिलेगी। दूसरा काम करेंगे कि हम मंडी का, यानी हर एक 5 किलोमीटर पे, ये मान लीजिए ये क्षेत्र की मंडी है, ठीक है, हर एक 5 किलोमीटर पे एक मंडी रखी जाएगी। इससे एक फ़ायदा होगा कि अभी तक क्या होता था कि जैसे 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पे एक मंडी होती थी, ठीक है, मान लो इतने ही एरिया में एक मंडी थी। तो क्या होता था कि अगर किसी के पास 10 किलो भी फसल निकली ये चलाया, 1 कुंटल निकली वो भी चलाया। इसी हिसाब से थोड़ी थोड़ी फसलें मिला करके उसकी मंडी में मतलब मात्रा ज़्यादा हो जाती थी, जिससे फसलों की मात्रा अधिक होने की वजह से उनकी कीमत जो घट जाती थी और किसानों को मजबूरन कम दामों में अपनी फसलों को बोना होता था। दूसरे नंबर ये घाटा होता था कि उनका इतनी दूर में आने में पहले नंबर किराया भी ज़्यादा लग जाता था और समय की भी दिक्कत होती थी। लेकिन अब ऐसे ही एक फ़ायदा होगा, और जो व्यापारी यहाँ होंगे उनको भी घाटा होगा कि जैसे यहाँ से हैं, यहाँ से मंडी आ रहे हैं तो उनका जो परिवहन मतलब व्यय है, खर्चा है, वो बढ़ जाएगा आने जाने में। ठीक है, तो इससे एक फ़ायदा होगा कि जैसे हर एक 5 किलोमीटर पे एक मंडी होगी, ठीक है, तो हर एक व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा मंडियों का ऑप्शन होगा। मान लीजिए किसी कीमत यहाँ कम है, उसके 10 किलोमीटर दूर एक मंडी है जिसमें उसकी कीमत थोड़ा ज़्यादा है, तो व्यक्ति यहाँ ना बेच करके यहाँ ले जाएगा। और दूसरे नंबर एक फ़ायदा होगा कि जैसे 10 किलो 5 किलो जिसके पास 20 किलो 50 किलो तक जो फसल है वो अपने पास के ही मंडी में बेच देगा, जिससे किसी बड़ी मंडी में या जो उस एरिया की फेमस मंडी होगी वहाँ पे फसलों को की जो मतलब मात्रा है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से मात्रा ज़्यादा नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि उनकी जो फसलों का दाम होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर पाएंगे और वो अधिक से अधिक लाभ कमा पाएंगे। ठीक है, ये होगा मंडी का काम। तीसरा ये होगा कि अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधा। अभी क्या है, कृषि क्षेत्र में ऑनलाइन चीज़ों की जो ऑनलाइन बिक्री है वो नहीं हो रही है। ठीक है, कि व्यक्ति हाँ कोई भी सामान है वो एक सीमित क्षेत्रों तक ही रह जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन सुविधा होने की वजह से हमारा कोई क्षेत्र का प्रोडक्ट जैसे यहाँ है, जैसे अभी तक हर चीज़ों का आप ऑनलाइन देख रहे हो, बेच रहे हैं। ठीक है, आप जोमेटो हो गए, अमेज़ॉन हो गए और फ्लिपकार्ट हो गए, इनकी वजह से सामानों को आप ऑनलाइन ख़रीद कर रहे हो। वैसे ही एक कृषि के लिए हब बना करके हम उनकी बिक्री भी ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, इससे हमें फ़ायदा होगा। साथ ही साथ उससे एक फ़ायदा ये होगा कि जैसे यहाँ की कोई फेमस चीज़ है वो इन क्षेत्रों में ही सीमित ना रह करके इस पूरे भारत में हर एक जगह पे पहुँच सकेगी, जिसके उस चीज़ की मात्रा यहाँ पे जो सीमित थी, ये एरिया था, उसकी मात्रा पूरे क्षेत्र में फैलेगी और उसकी मांग बढ़ेगी, वो एक ब्रांड का काम करेगी। ठीक है, उसको ये फ़ायदा हो जाएगा ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से। और चौथा होगा कोल्ड स्टोर। अभी तक कोल्ड स्टोर हर फसलों का है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4, जैसे आलू आपकी स्टोर की जाती है, गेहूँ हो गया, धान हो गया, इसे 2-4 गिनी चुनी फसलों की ही मतलब लिए कोल्ड स्टोर जो है। इसलिए जो सब्जी वाली फसलें हैं उन्हें हानि का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें सेफ नहीं रखा जा सकता। लेकिन हर एक क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोर होगा,
इससे ये फ़ायदा होगा कि इस कोल्ड स्टोर होने से हम अपनी सब्जियों को वहाँ पे, जैसे उस समय कोई सब्ज़ी उत्पादित हुई और उसका जो है उस समय भाव सही नहीं है, तो हम एक काम करेंगे कि उसे वहाँ सुरक्षित रख देंगे और जब उसका भाव मिलेगा तो हम उसे बेच करके लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, ये तो रही इस हिसाब से, मतलब इनके हिसाब से खेती करने का लाभ। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये सारी चीज़ें संभव कैसे होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें संभव तभी होंगी जब हम कृषि को कुछ अच्छा, देखो अब सवाल ये उठता है कि ये चीज़ें सही कैसे होंगी, ये मतलब इस हिसाब से खेती हो कैसे पाएगी। तो ये अब ऐसे होगा कि जैसे हमारा रक्षा बजट होता था, शिक्षा बजट है, वैसे अब हमारा एक अलग से कृषि बजट होगा। ठीक है, कृषि बजट होगा जिसमें अब जैसे सरकार कोई योजनाएं नहीं बनाएगी, मतलब चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो अब कोई योजनाएं नहीं बनाएगी। अब वो क्या करेगी कि जैसे देखो, अब क्या करेगी, वो सीधा एक बजट का पास करेगी, कृषि बजट। अब इस कृषि बजट का कैसे उपयोग करना है ये अब हम आपको बताएंगे। देखो देखो आपने एक योजना का नाम सुना होगा, बड़ी फेमस योजना है कि जन धन योजना। ठीक है, जन धन योजना है कि कृषि सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत सरकार आपको 6,000 रुपये 2-2 हज़ार की किस्त करके 3 किस्तों में देती है। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि इस एरिया में 5,000 किसान हैं, यानी आप सोच लीजिए, आप खुद महसूस कीजिए कि आपके घर से 2.5 किलोमीटर इधर, 2.5 किलोमीटर इधर, 2.5 किलोमीटर इधर, 2.5 किलोमीटर इधर, इतनी दूरी में कुल मिलाकर के सिर्फ 5,000 किसान हैं जिनको इस योजना से लाभ मिलता है। अब देखो, किसी राज्य में, मतलब किसी क्षेत्र में 10,000 तक संख्या पहुंच सकती है, किसी में 2 ही हज़ार रह जाएगी। तो इसलिए हम मतलब औसतन माने हैं कि 5,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलता है। ठीक है, अब 5,000 लोग हैं और 6,000 रुपये मतलब मिल रहे हैं, तो यानी एक साल में इस एरिया में सिर्फ 3 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, इस योजना से ही इस साल जो है 3 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि सरकार जो है किसानों के लिए 43 योजनाएं जो है इस समय चला रही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, तो आप गूगल करके देख लीजिए, गूगल पर सर्च करके 43 योजनाएं हैं जो किसानों के लिए सिर्फ चलाई रही हैं। तो किसी माध्यम से हो सकती है, कोई ट्रैक्टर की संबंधित है, पानी से संबंधित है, तो उसमें से 12 से 13 योजनाएं जो है वो राज्य सरकार की हैं, बाकी लगभग 30 योजनाएं जो हैं वो केंद्र सरकार की हैं। अब केंद्र सरकार की हमने सिर्फ एक योजना ली है, किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 3 करोड़ रुपए जो है सरकार को इस योजना से मतलब इस क्षेत्र को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब बाकी जो 29 योजनाएं केंद्र सरकार की बचती हैं, उनसे कुल 3 करोड़ रुपए ही मान लेते हैं, ज़्यादा मिलेंगे लेकिन चलो ठीक है मान लेते हैं, 3 करोड़ रुपए मिल रहे हैं हर साल इस मतलब क्षेत्र को। तो क्या करेंगे, यानी हर साल हमें 6 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा। वो बहुत माध्यमों से हो सकते हैं, लेकिन अब हम आपको ये बताएंगे कि इन्हें खर्च कैसे करना है। ठीक है, कैसे खर्च करना है हमको ये बताएंगे। देखो, सबसे पहले देखिए, एक खुरपा आप जानते होंगे, जिससे मतलब घास वास छिली जाती है। दूसरा हसिया, कुदार, फावड़ा, ट्रैक्टर, रोटावेटर, बड़ी मशीन, बागवानी, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, डेयरी और मछली, इन सब में कैसे उन 6 करोड़ रुपए को खर्चा करना है आपको हम ये बताएंगे। देखो, ये खुरपा जो है सरकार क्या करेगी, यानी जो कृषि केंद्र होगा ये 1,000 खुरपा इस साल खरीद के रखेगा। और आप जानते हो एक खुरपे की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो 200 रुपये होती है, यानी 2 लाख रुपए हम खुरपे में खरीदने में खर्च कर दिए। दूसरा आता है हसिया, उसे भी 1,000 खरीदनी है, 200 रुपये कीमत, 2 लाख रुपए इसमें खर्चा कर दिए। तीसरा आता है कुदार, 1,000 खरीदनी है, एक कुदार की कीमत ज़्यादा 500, 400, 500 तक आती है, मतलब महंगी भी हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा महंगी नहीं आती।
500 हो गई, यानी खरीदनी कितनी है, कितना खर्चा हो गया 5 लाख। उसके हिसाब से फावड़ा 1000 खरीदना है, कीमत कितना 500, कुल मिला के कितना हो गया 5 लाख। ठीक है, और हाँ 5 लाख ये हो गया। और यहीं पे एक चीज़ और हम खरीद लेते हैं, एक चीज़ छूट गया था, ये देखिए स्प्रे मशीन। ठीक है, स्प्रे मशीन यानी जो दवा डालने वाली या छिड़कने वाली स्प्रे मशीन होती है, इसे खरीदना है 1000, और इसकी कीमत 1500 से 3000 आती है, यानी 2000 रुपये वाली हम मशीन खरीद लेते हैं। कुल मिला के कितना हो गया 20 लाख। कितना खरीदेंगे 20 लाख की हम स्प्रे मशीन खरीद लेंगे। अब इन्हें का क्या करना है अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ट्रैक्टर पूरा सेट, जिसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ट्रैक्टर खरीद रहा है पूरा सेट, रोटावेटर ट्राली वाली मिला करके, तो सरकार 5 लाख रुपए उसे सब्सिडी के तौर पे देगी। ठीक है, यानी एक किसान को अगर 5 लाख रुपए देगी, मान लीजिए इस क्षेत्र में इस साल 10 लोगों ने पूरा सेट का ट्रैक्टर खरीदा है, ठीक है, तो 50 लाख रुपए खर्चा यहाँ हो गया कि सरकार का। ठीक है, और इसी हिसाब से छोट मतलब रोटावेटर ट्रैक्टर ऐसे होता है ना कि जो हाथ से चलाने वाला एक रोटावेटर ट्रैक्टर आता है, छोटा वाला, पहाड़ी एरिया में भी प्रयोग होता है, या फसलों के बीच में उसकी मतलब रोटावेटर की तरीका अगर गुड़ाई करना चाहते हैं तब भी उसका प्रयोग होता है। तो इससे खरीदेंगे, और लगभग मान लीजिए इस एरिया में 20 लोगों ने खरीदा इस साल, तो एक व्यक्ति को हम मतलब सरकार 50,000 रुपये सब्सिडी के तौर पर देगी, और कुल मिला के खर्चा कितना हुआ 10 लाख, क्योंकि इसकी कीमत 1 लाख से 2 लाख के बीच में ही होती है। और बड़ी मशीन जैसे मान लीजिए गेहूं काटने वाली मशीन हो गई, धान काटने वाली जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनको अगर कोई व्यक्ति खरीद रहा है तो 6 लाख रुपए सरकार छूट देगी, यानी सब्सिडी के तौर पे देगी। और 5 लोग खरीद ले रहे हैं तो कितना खर्चा हो रहा है 30 लाख रुपए। उसके बाद देखो यहाँ बताए थे ना मधुमक्खी पालन है आपका करना, तो अगर कोई व्यक्ति बागवानी मधुमक्खी एक साथ दोनों का मतलब काम करता है, तो सरकार उसे 2 लाख रुपए मतलब सब्सिडी के तौर पे देगी कि हाँ आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं, हम आपको 2 लाख रुपए इन सामानों जो खरीदेंगे लगेंगे, 2 लाख रुपए तक हम खुद पे करेंगे। ठीक है, और थोड़ा बड़े पैमाने पे होगा, ऐसा नहीं लगभग उसकी कीमत 4 लाख तक होनी चाहिए कम से कम। अगर 4 लाख खर्चे हो रहे हैं तो 2 लाख देगी, 2 लाख खर्चे हो रहे हैं तो 1 लाख देगी, मतलब आधी कीमत वो आपको देगी। ठीक है, कम से कम 2 लाख तो देगी, उससे कम ज़्यादा तो इस समय मुश्किल है, लेकिन कम से कम 2 लाख तो आपको देगी। ठीक है, अब 10 लोग कर रहे हैं तो 20 लाख यहाँ खर्चे हो गए। उस हिसाब से अगर कोई व्यक्ति पशुपालन, डेयरी, जैविक खाद इन तीनों की खेती एक साथ कर रहा है, मतलब तीनों को एक साथ कर रहा है, तो 3 लाख रुपए सरकार सब्सिडी के तौर पे इसमें देगी। अगर 10 लोग कर रहे हैं तो कितना खर्चा हो गया यहाँ पे 30 लाख। ठीक है, उसके बाद अगर कोई मुर्गी पालन, मछली पालन, बत्तख पालन ये सब एक साथ कर रहा है, मान लीजिए 10 लोग एक साथ कर रहे हैं, तो 2 लाख रुपए सरकार इनको सब्सिडी के तौर पे देगी, तो कुल खर्चा कितना हुआ 20 लाख रुपए हो गई। ठीक है, ये तो हो गई मतलब मूल जो खर्च करना है, यानी यहाँ तक 34 लाख, और ये हो गया इतना 1,60,00,000 रुपए। ठीक है, ये इतना हमारा मूल खर्चा है, लगभग जो मूल खर्चा है 1,60,00,000 ही करना है। बाकी तो वह चीज़ें हैं, इनको कैसे खर्च करना है। देखो इस एरिया में पहले पानी की व्यवस्था करनी है, नहरी बना करके इस एरिया में पानी की व्यवस्था करनी है, लानी है, तो सरकार 1 करोड़ रुपये पानी की व्यवस्था करने के लिए इस साल इस पर खर्च करे। 1 करोड़ बहुत होते हैं। ठीक है, दूसरा बिजली का बिल। बिजली का मतलब ये है कि जो किसानों का बिजली का बिल होगा सरकार पूर्णतः माफ़ करेगी, और उससे देखो अभी इसके लिए खर्चा सरकार कितना करेगी खर्च 12 लाख। 12 लाख रुपए बहुत होते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है हर घर में टेबल है, लेकिन तब ऐसा नहीं होगा, कुछ एरिया निर्धारित किए जाएंगे, उसी हिसाब से टेबलों को मतलब रखा जाएगा कि ताकि कम से कम टेबल हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पड़ोसी को बोल रहे हैं हम पानी नहीं देंगे, तब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कम टेबलों की संख्या होगी, और मत समझ ले रहे हैं कि सरकार ने 12 लाख रुपए क्या है कि बिजली के बिल माफ़ करने में खर्च कर दिए। साथ ही साथ टेबल की बोरिंग, जैसे जिस एरिया में टेबल की बोरिंग संभव है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान और
क्या नाम, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सब जैसे जो क्षेत्र हो गए, मध्य प्रदेश, कि जहाँ पे डब्बलों की मतलब बोरिंग की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, वहाँ पे एक काम करेंगे कि सबकी बोरिंग फ्री में करेंगे। और इस एरिया में बोरिंग करने का के पीछे लगभग 20 लाख रुपए सरकार खर्च करेगी, ठीक है। और उसके बाद अब आया ये यहाँ तक मूल। अब आपको दिमाग जो आ रहा था ना कि इतने चीज़ों में खर्च करने में सरकार हमारे लिए क्यों खर्च करेगी इतने पैसे, तो दिखाते हैं हम इसी 6 करोड़ में उसे भी समाप्त कर देते हैं। देखो, एक कृषि केंद्र ऐसा नहीं, कृषि केंद्र नाम सुन लिया आपने, बहुत बड़ा कुछ है। जो मिट्टी जांच करने की मशीन आती है वो बहुत ज़्यादा 98,000 कुछ रुपये, मतलब समझ लो 1 लाख रुपए में आती है, जबकि एक साथ खरीदेंगे तो 90,000 के आसपास पड़ जाएगी। तो एक मशीन की कीमत 1 लाख रुपए है, तो मान लेते हैं इस एरिया के लिए हम 10 लाख मतलब 10 मशीनें खरीद लेते हैं। 10 मशीन खरीद लिए, बाकी 10 जो है बचे 10 लाख। 10 लाख में और 2 लाख और छोटे मोटे कोई चीज़ें सामान की ज़रूरत पड़ गई, वो खरीद लिए, बचे 8 लाख। 8 लाख में इस कृषि केंद्र के लिए रूम बनाएंगे, मतलब 4-6 रूम बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो 3 रूम की, क्योंकि 3 से 4 रूम बनाना है, 8 लाख खर्चे करने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े तो बनाने नहीं है, तो 20 लाख में आसान से आपका बन जाएगा। दूसरी बात आती है मंडी। मंडी बनाने के लिए लगभग 64 लाख रुपए सरकार खर्च करेगी। अब बहुत ज़्यादा बड़ी मंडी तो बनानी नहीं है, चद्दर रख के मंडी बनाते हैं, 2-4-10 रूम हो सकते हैं, छोटे मोटे बन जाए, उसके बाद बाकी चद्दरों से ही मंडी बनाई जाती है, ठीक है। तो 64 लाख रुपए इस एरिया के लिए छोटी सी मंडी बनाने के लिए बहुत हैं, जबकि ज़्यादा ही हैं लेकिन ठीक है। उसके बाद आता है कोल्ड स्टोर, ठीक है। कोल्ड स्टोर में जो है, देखो उससे पहले हम बात कर लें खाद और बीज की। खाद और बीज के लिए एक साल में सरकार लगभग 40 लाख रुपए सब्सिडी के तौर पे खर्च करेगी। इस पे खर्च कैसे करना है, जिसे मान लीजिए कि इस समय यूरिया की कीमत 300 से 400 के बीच में है, जो भी है, तो सरकार क्या करेगी, मान लीजिए 400 रुपये है, तो सरकार 50% जो है उस पर सब्सिडी देगी। यानी अगर 400 रुपये की खाद है तो 200 रुपये किसान देगा, 200 रुपये सरकार सब्सिडी के तौर पे छूट देगी। यानी 40 लाख रुपए किसान खर्चा किए, 40 लाख रुपए मतलब सरकार खर्चा की, कुल मिला के 80 लाख से ज़्यादा खाद बीज इस एरिया में नहीं आएंगे। कुछ अपवाद भी हैं, जिससे मान लेते हैं कि जो जैसे व्यापारी बड़ी बड़ी हैं, जैसे मान लीजिए रेशम पालन हो गया या बड़ी बड़ी बागवानी फसलें हैं, तो उसमें थोड़ा इधर उधर बीज वाले पैसे में हो सकता है, लेकिन खाद वही रहेगी, इसलिए इतना पर्याप्त है। और आती है उसके बाद मंडी, कहाँ गई आपका कोल्ड स्टोर। बाकी जो बचेंगे 6 करोड़ में 1.5 करोड़ रुपए बचेंगे, तो इन 1.5 करोड़ रुपयों को से कोल्ड स्टोर खोला जाएगा। हो सकता है इनकी जो मतलब कॉस्ट है, देखो और सबकी तो सही है, हो सकता है 2-4 लाख इधर और उससे ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन बाकी जो बचेगा आपका ये कोल्ड स्टोर वाला मामला बच रहा है। तो हम ये मानते हैं कि जो आपकी सरकार, जो राज्य सरकार का जो बजट होगा, उसमें से जितना पैसा बचेगा वो टोटल का टोटल इस मतलब कि कोल्ड स्टोर या इन चीज़ों को खर्च करने में, कोल्ड स्टोर बनाने में वो लगा दिया जाएगा। यानी जो 1-2 चीज़ें और इधर उधर होंगी उसमें सब में लगा दिया जाएगा, जिससे ये हम मानते हैं कि इस साल का जो बजट है टोटल इन चीज़ों में खर्च होगा और वो योजनाएं लागू हो जाएंगी, ठीक है। चल गई। अब देखो पहले साल का होगा, पहले साल से ही आपको इतना लाभ हो रहा है। अब देखो हम आपको 5 साल का में कैसे, अगर आप 400 रुपये की खाद खरीद रहे हैं तो उससे हम 350 रुपये तक सरकार पे कर देगी, सिर्फ इतने में ही। ऐसा नहीं है कि किसी और विभाग का पैसा मार के आपको दे रही है। देखो मूलतः आपको क्या दे रही है, और देखो इनका उपयोग कैसे करना है। ये जो होगा इतना काम, यानी स्प्रे मशीन, खुरपा, हंसिया, कुदार, फावड़ा, ये इतना हो गया। इसे हम रखेंगे कृषि केंद्र पे। जो कृषि केंद्र बनेगा वहाँ पे इनको रखा जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कोई किसान मतलब अपने खेत में कोई बड़ी फसल कर रखा है, उसके पास उसमें एक साथ ही लगभग 7 से 8 आदमियों की आवश्यकता है। अब उतने जैसे जो यंत्र हैं उन्हें खोजेगा कौन, या खरीदना तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। तो इससे इन सामानों को हम कृषि केंद्र पर रख देंगे और 1-1 हज़ार की मात्रा में होंगे, जिस किसान को जितने मतलब यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी आएगा, वहाँ अपना मतलब रजिस्टर में नाम लिखाएगा, उसके बाद वहाँ से ले जाएगा, काम होगा, फिर ला के रख देगा। इससे किसानों के भी मतलब पैसे में बचत होगी और उनको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सकेगा। दूसरे नंबर ये है कि मान लीजिए सीधा लाभ कितना दे रही सरकार किसानों को, 1 करोड़ 60 लाख यहाँ
और मान लो 40 ही, कुल मिला के 2 करोड़ रुपए जो है जो सीधा किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं 6 करोड़ में। अब ये साल हो गया, अब मान लीजिए पहले साल जो है 34 लाख रुपए इन मशीनों को खर्चा करने में लगाया गया, तो अगली साल तो इतना जल्दी तो ख़राब होगा नहीं कुछ, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा है। हम मान लेते हैं 14 लाख रुपए अगली साल भी इसमें खर्च कर दिया गया, 20 लाख यहाँ से बचा सेकंड साल के लिए। उसके बाद देखो आपका आया कोल्ड स्टोर। कोल्ड स्टोर मान लीजिए संख्या थोड़ा बढ़ानी पड़े तो 50 लाख अगली साल भी खर्च कर दिए इसमें, ठीक है। 1 करोड़ यहाँ बच गया, 1 करोड़ 20 लाख हुआ। मंडी आपकी 64 लाख है, मान लेते हैं इसमें 24 लाख रुपया दूसरे साल भी मरम्मत और सब में खर्च कर दिया, बची 40 लाख, 1 करोड़ 60 लाख रुपए हो गए। कृषि केंद्र, कृषि केंद्र में कुछ बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी हम 10 लाख रुपए जैसे और छोटे मोटे यंत्र जो हैं बड़ी मात्रा में मंगा लिए, जैसे काटने के और सब जैसे हो गए 10 लाख और मंगा लिए, 10 लाख इसमें हो गए, 1 करोड़ 70 लाख हो गया। बोरिंग, बोरिंग इस साल हो जाएगी तो उसी हिसाब से चलो मान लिए 20 लाख इस बार भी खर्चा कर दिए। ये पानी, ये वाला खर्चा हो गया। ये पानी, पानी अब की बार जो है बन गया है तो 1 करोड़ खर्चा किए हैं, फिर साफ़ सफाई मान लेते हैं उसकी कि 40 लाख रुपए हो गए, और बचा उधर यहाँ से 60 लाख हम बचा लेते हैं। एक यानी कुल मिला के हमारे पास बचा कितना दूसरे साल में 2 करोड़ 10 लाख रुपए, 2 करोड़ 20 लाख रुपए बच गए, सिर्फ इतने से ही। अब वास्तव में हमें खर्चा ये कहाँ करना है, यहाँ से सीधा मुनाफा यहाँ तक, ये यहाँ एक ये होगा, यानी 2 करोड़ रुपए इसी योजना से बच गए, ठीक है। 2 करोड़ अगले साल इसको मिलेंगे भी, और 2 करोड़ ये 4 लाख, यानी जहां सरकार 5 लाख दे रही थी अगली साल वो आपको 10 लाख तक, 8 लाख 10 लाख रुपए अगर इन सामानों को खरीदे रहे हो दुगनी कीमत दे सकता है। ऐसे सोचो तीसरे साल चौथे साल, सिर्फ 5 साल में ही आप सोचिए, अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो, मान लीजिए जैसे बोल रहे हैं ना ट्रैक्टर खरीद रहे हो 15 लाख का हो रहा है, तो उसमें से 12 लाख 14 लाख तक सरकार पे कर देगी। ऐसा नहीं है कि किसी और का मतलब पैसा मारेगी, सिर्फ 6 करोड़ से बता दे रहे हैं। और उसके बाद सोचिए अगली साल हर साल तो बजट का पैसा भी तो बढ़ेगा, अब इसको खर्च क्या से करेगी, यानी सरकार इन व्यवस्थाओं को लागू करेगी। तो अब हम आपको बताते हैं ये जो कृषि केंद्र का जो मतलब जो बजट होगा उसमें सरकार क्या करेगी। अब कोई योजनाएं नहीं बनाएगी खुद, वो इन क्षेत्रों को 6-6 करोड़ रुपए, या जैसे जहाँ कम ज़्यादा जैसे है उस हिसाब से लगभग 4 करोड़ 6 करोड़ रुपए लगभग मान लेते हैं, 6 करोड़ रुपए सरकार हर एक मतलब कृषि केंद्र को देगी, ठीक है। अब 6 करोड़ अगर दे रही है तो अगली साल बढ़ेगा भी। और ये क्या करेंगे, वो 6 करोड़ कैसे देगी कि 2-2 करोड़ की किस्त करके, जैसे इस समय इस योजना का फ़ायदा मिल रहा है किसान सम्मान निधि का, वैसे 2-2 करोड़ करके 6 करोड़ रुपए देगी ये, मतलब इनको देना है। तो ये क्या करेंगे, जिन सामानों की ज़रूरत पहले होगी उनकी लिस्ट पहले बनाएंगे, जिनकी ज़रूरत बाद में होगी उनकी बाद में बनाएंगे, और इन पैसों का मतलब वैसे उपयोग करेंगे, और सीधे सरकार पैसे इन्हें नहीं दे देगी, ठीक है, कि वो हाँ इतना सामान बताएंगे कि हाँ इतना सामान है वहाँ खर्चा हो रहा है, सीधा उस मतलब दुकान पे सरकार उन पैसों को पेमेंट करेगी, ठीक है। और एक सबसे बड़ी काम करना है इनको कि जो ये सामान लेंगे ये, ठीक है, इसमें से उसे सिर्फ कृषि केंद्र पर ही बेचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भैया पता लगे ट्रैक्टर ले लिए और पड़ोसी को बेच दिए, ठीक है, ना तो वो उसे किसी और को बेच सकते हैं, ना तो वो किसी को जैसे किराए पे चलाने को दे सकते हैं, उनका प्रयोग वो खुद करेंगे। ऐसा नहीं है पता लगे 2-4 एक बंदा 2-4 10 ट्रैक्टर ले लिया और उसे किराए पे दे दिया, ऐसा नहीं है। वो अगर कोई खरीदेगा तो कृषि केंद्र के द्वारा ही वो खरीदा जाएगा, और कोई भी उसे मतलब किराए पे नहीं दे सकता है। इस प्रकार से अगर खेती की जाए ना तो आने वाले सिर्फ 5 साल के अंदर ही किसानों की लागत हम 90% तक कम कर सकते हैं, ठीक है। और देखो अगली इस बार का हो गया राज्य सरकार का, तो इसमें लग गया। अब अगली बार का जो राज्य सरकार का पैसा होगा, यहाँ राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि राज्य सरकार का जो मुख्य उद्देश्य होगा किसानों की आर्थिक सहायता प्रदान करना। मतलब जैसे राज्य केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य होगा कि किसानों की लागत को कम करना, इन सबसे कम पे लाना, और राज्य सरकार का मतलब होगा कि उस किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, यानी अपने राज्य के जो किसान हैं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। एकदम ठीक उसी प्रकार जो किसान सम्मान निधि योजना है उसे अब सीधा राज्य सरकार देगी अपने राज्य के अंदर, जैसे जो किसानों का बजट पास होगा जितना पैसा उसको उसी हिसाब से
जितने किसान होंगे इस क्षेत्र में, इसके राज्य में, उनको उस हिसाब से आवंटित कर देती। मान लीजिए इस पहले जब शुरुआत हुई, राज्य में जितने किसान हैं उनको 4,000 रुपये मंथ मतलब सालाना मिल पा रहे हैं। लेकिन हर साल जो होगा उनकी जो बजट में उनका बजट का पैसा तो बढ़ेगा, धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगी कि 20,000 25,000 तक हो जाएगी। ठीक है, तो केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य जो है वो मतलब किसानों को की जो लागत है कम करना है, और राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य जो है किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। ठीक है, अगर इस हिसाब से खेती की जाए ना तो किसानों को बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लाभ हम पहुंचा सकते हैं। अब कुछ आती है किसानों की गलती, जो कि वो मानते हैं उनका हक है और उसके लिए मांग करते हैं, और हम तो समझते हैं वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जैसे कि सबसे बड़ी बात है एमएसपी बढ़ाना। ठीक है, अब हर जगह देखो प्रोटेस्ट हो रहा है कि एमएसपी बढ़ाओ, एमएसपी बढ़ाओ। आप ये बताइए कि ये सबसे घटिया मांगों में से एक है। कैसे? देखो, आपकी मतलब पूरे भारत देश में लगभग 100 योजना मतलब 100 प्रकार की मतलब फसलों की खेती की जाती है, जिनमें से मात्र 23 से 24 फसलों की ही एमएसपी निर्धारित है। ठीक है, एमएसपी रेट पे निर्धारित है, और उसमें सिर्फ 2 से 3 फसलों की ही क्या ना खरीद जो है एमएसपी रेट पे की जाती है। और इन 2-3 फसलों में से ना, जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया, गेहूँ हो गया, इन्हीं की जाती है बस। और उसके बाद क्या होता है, उन 3 फसलों में से सिर्फ 5 से 6% यानी अगर 100 किलो हैं तो उनमें से सिर्फ 5 से 6 किलो फसल ही सरकार के द्वारा खरीदी जाती है एमएसपी रेट पे, और बाकी जो है बिचौलिए ही खरीदते हैं, वो भी मनमाने ढंग से खरीदते हैं। तो इन 5-6 किलो के लिए इतनी मारामारी क्यों भाई? हम क्या कह रहे हो? अगर सरकार कह रही कि इनकी भी हम फसल की खरीद कर रहे हैं तो आप इन्हीं की बो रहे हो, नहीं बोएंगे हम। ठीक है, अब उन फसलों को हम बोएंगे नहीं है, मतलब कि हर खेती जो होगी इस आधार पे होगी कि कुछ एरिया में जो फसल सबसे ज़्यादा मात्रा में होगी और कम लागत में होगी, हम उन्हीं फसलों को करेंगे। ऐसी स्थिति ही नहीं हो पैदा होने देंगे कि हमें सरकार के भरोसे रहना पड़े या हम उस फसल की अधिकता होने पड़े। तो एमएसपी बढ़ाने की मांग सबसे घटिया मांगों में से एक है। चलो मान लेते हैं कि सरकार ने इस साल धान की जो एमएसपी रेट की जो कीमत है सीधा 2,000 रुपये प्रति कुंटल से बढ़ा करके 4,000 रुपये प्रति कुंटल कर दिया, तो उससे होगा क्या? इस साल तो किसी तरह सरकार खरीद लेगी, हो सकता है चुनाव का माहौल हो, सरकार ने ऐसा कर दिया। अब अगली साल क्या होगा कि जितने भी किसान हैं वो सारी फसलों को छोड़ करके सीधा का सीधा धान की खेती करेंगे, और इतनी मात्रा में धान पैदा कर देंगे कि उससे खरीद पाना सरकार के लिए असंभव होगा। तो क्या होगा कि सरकार फिर से सीधा आपका वो एमएसपी रेट जो है डाउन करेगी और कम पैसे में खरीदेगी। बेचना हो तो बेचो, ना बेचना हो तो ना बेचो, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उतनी फसल खरीद के करेंगे क्या हो? तो फिर भी आपको फिर से लाभ की जगह हानि हो गई। इसकी जगह आपको ये करना है कि सरकार से आपको ये जानकारी मांगनी है इन लोगों को रखवा कि जिससे कि आपको कम कीमत पे यानी कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके, इसकी जानकारी मांग रही है। ठीक है, ना कि एमएसपी बढ़ाना। आज के बाद ये जो हरकत है उसे बंद करना है। दूसरी सबसे बड़ी गलती है कर्ज माफ़ी। कर्ज माफ़ी जो है ना, ये किसानों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। देखो, आजकल किसान जो मतलब बैंक कर्मी हैं, बैंक के अधिकारी हैं, उनके दिमाग में एक बात बस गई है कि अगर कोई किसान कर्ज ले लिया तो वो दे नहीं पाएगा, जिससे जो उनकी जो पूंजी है वो डूब जाएगी। ठीक है, देखो बैंक पैसे कमाती कैसे हैं? या तो दूसरों को मतलब कर्जा दे करके जो उससे मतलब ब्याज पे पैसा प्राप्त होता है वो उससे पैसे कमाती हैं, या फिर जो पैसे आप बैंक में जमा करते हो उसे किसी और बिजनेस में लगाएंगे, उससे जो लाभ होगा ऐसे पैसे कमाती हैं। अब सोचिए वो आपको पैसे दे देंगे इस लालच में कि हाँ आपको पैसे दे रहे हैं, उनसे जो लाभ होगा मतलब ब्याज मिलेगा उनसे मिलेगा। आप पैसे ले रहे हो, दे ही नहीं रहे हो, तो बताओ वो पैसे कहाँ से कमाएंगे? तो धीरे धीरे उनको भी घाटा होगा ना। तो हर एक बैंक कर्मी के दिमाग में ये भावना हो गई कि अगर कोई किसान जो है कर्ज लेता है तो वो मतलब चुका नहीं पाएगा। ठीक है, और जबकि वो किसी व्यापारी वर्ग को खुशी खुशी जो है लोन दे देती हैं, जितना लोन आपके एरिया के किसान लिए होंगे ना इस एरिया के, उससे 10 गुना ज़्यादा लोन इस एरिया के व्यापारी वर्ग लिए होंगे, और जो पैसा वो लोन के रूप में आपको मिलना चाहिए वो इन व्यापारी लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, आप ऐसा हाँ सही है, मान भी रहे हैं कि कुछ किसान जो हैं वो ऐसा करते हैं जब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले लेते हैं और इस आस में रहते हैं कि अगर कि चुनाव आएगा तो सरकार लोन माफ़ कर देगी। तो
अब हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखो ये हम जानते हैं कि जो बैंकें होंगी वो ब्याज के रूप में ही पैसे कमाती हैं। तो हम क्या करेंगी, अपना जो लोन होगा उसका पैसा सबसे पहले चुकाएंगे, सब काम छोड़ के पहले लोन चुकाएंगे। तो जिससे कि हमें उनका ये विश्वास जीतना है, ठीक है, कि किसान से ज़्यादा तेज़ कोई लोन नहीं चुका सकता है। इससे ये फ़ायदा होगा कि क्या करेंगे कि जो ये ब्याज की दर है किसानों को कम और कम ब्याज दर पे ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए लोन देने के लिए बैंक कर्मी ज़रूर सोचेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके गांव-गांव जा कर के ये आपको लोन, वो भी बिना किसी झिझक के प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी बंदे का या जो किसी किसान का लोन पूरा हो गया और उसने उससे पहले जो है हर अपना जो मतलब किस्त है वो सही समय पे दी है, तो ये उसको कुछ समय के लिए छूट देने के बारे में ज़रूर सोचेंगे। इसलिए हमारा आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोग सबसे पहले अपना लोन चुकाइएगा। और ये तभी होगा जब आप अपनी मतलब लागत को कम करने के बारे में सोचेंगे। जब आप इस आधार पे कृषि करेंगे तो आप तभी ऐसा कर पाएंगे, नहीं तो जब तक लागत कम नहीं होगी तो लाभ कहाँ से बढ़ेगा। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि अपनी लागत को कम करना, क्योंकि जब लागत कम होगी तो लाभ अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है लाभ, ठीक है। अब इससे लाभ क्या होगा, देखो पहले आता है किसानों को लाभ। देखो अगर कृषि केंद्र होगा तो उन्हें हर प्रकार की जानकारी होगी, जिससे कि उनकी जो कीमत है यानी जो उनकी लागत है वो कम हो पाएगी, ठीक है। दूसरी होगी मंडी। देखो मंडी से एक फ़ायदा ये होगा कि अगर मंडी होगी तो उससे इनको जो फसलें हैं उनका उचित मूल्य प्राप्त हो पाएगा और उनके समय की भी बचत होगी। दूसरा, अगर मंडी पास पास होगी तो बिचौलिए से दूर हो जाएंगे, कि बिचौलिए से दूर होंगे और ये व्यापारी से सीधा जुड़ करके अपने फसल का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा, मंडी पास होने से एक फ़ायदा ये होगा कि एक ही मंडी में किसी भी मतलब फसल का इकट्ठा होने की जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो जाने की संभावना कम हो जाएगी और उनकी फसलों का उचित मूल्य प्राप्त हो पाएगा। चौथा होगी ऑनलाइन मार्केटिंग की, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग से एक फ़ायदा ये होगा कि उनका कोई भी मतलब जो फेमस प्रोडक्ट है यानी फेमस यानी प्रसिद्ध जो फसल है उसकी जो मतलब पहुंच होगी देश के हर कोने में हो जाएगी, जिससे वो एक ब्रांड बनेगा और उसकी मांग भी बढ़ेगी, जिससे इनका फ़ायदा बढ़ जाएगा। चौथा होगा कोल्ड स्टोर। कोल्ड स्टोर से ये फ़ायदा होगा कि किसानों को, जिसे मान लीजिए इस समय किसी फसल का उचित दाम नहीं है तो उसे वहाँ पर स्टोर कर देंगे और ये कोल्ड स्टोर जो बनेगा हर एक सब्जी हर एक फसल के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि 2-3 फसलों के लिए होगा, उसी हिसाब से बनाया जाएगा कि ये व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हानि होती है तो किसानों को कोल्ड स्टोर ना होने की वजह से ही होती है, ठीक है। तो कोल्ड स्टोर होने से उनकी फसलों को बचाया जा सकेगा और जब उचित समय आएगा तो उसे बेच करके लाभ कमाया जा सकता है। दूसरा आता है व्यापारियों को लाभ। देखो व्यापारियों को ये लाभ होगा कि पहले नंबर मंडी पास पास होगी, जिससे उन्हें जो है खेत खेत भटकना नहीं पड़ेगा। अभी क्या होता है कि पता लगे उसी फसल को लेने के लिए हर किसान के खेत खेत में जाएं, जिससे उनकी परिवहन व्यय भी कमी आएगी और दूसरे नंबर उनके समय की भी बचत होगी। तीसरे नंबर जान लीजिए कि जैसे अभी तक यहाँ का जो व्यापारी है वो भी यहाँ तक आता था, लेकिन हो सकता है वो सब्जियाँ इन्हें यहीं मिल जाएँ, उसके पास में ही मिल जाए, जिससे उसकी मतलब यहाँ पे परिवहन और समय सब कुछ बचेगा, ठीक है, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकेगा। तीसरा आता है आम नागरिकों को लाभ। ये समझ लो आप लोगों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। देखो इस समय आप खाना खा रहे हो, पेट तो भर रहे हो, लेकिन वास्तव में सभी पोषक तत्व तो उसमें मौजूद नहीं है, बस आप सिर्फ पेट भर रहे हो। कुछ लोगों को ऐसा सुना होगा कि भाई गुटखा नहीं खाते थे या दारू नहीं पीते थे तभी उन्हें कैंसर हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो फूड चेन है परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ प्रयोग हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें खाद का प्रयोग हो रहा है, जिसकी वजह से कई खतरनाक तत्व इसमें शामिल हो रहे हैं और धीरे धीरे लोगों को बीमार कर रहे हैं। इसलिए हमें इस प्रकार की खेती करने की ओर ध्यान देना चाहिए और हर व्यक्ति को किसानों को मतलब सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। इससे इन्हें आम नागरिकों को ये लाभ होगा कि जो मतलब जो उन्हें साग सब्जियाँ जो है हरी साग सब्जियाँ जो मतलब है ताज़ी प्राप्त होंगी, जो कि कीटनाशक खाद दवाओं से
मुक्त होंगी, ठीक है, और जो कि इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। चौथा आता है बेरोजगारी दर में कमी। अभी देखो, पहले तो थोड़ा नॉर्मल थी, लेकिन जब से कोरोना काल आया है तब से बेरोजगारी बहुत तेज़ बढ़ी है। लोगों को मतलब बहुत लोगों के रोज़गार छूट गए और लोगों को दिमाग में ये आ गया कि सरकारी जॉब ही ऐसी है जो कि हमारी लाइफ को सिक्योर कर सकती है। जो गांव में अभी तक रोज़गार मतलब काम कर रहे थे, क्योंकि देखो गांव वालों का मुख्य जो व्यवसाय होता है वो खेती होता है, और लागत अधिक लगने की वजह से और लाभ कम होने की वजह से लोग कृषि छोड़ करके या तो गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो किसी शहर में जा कर के कंपनी में काम कर रहे हैं, यानी वो बेरोजगार घूम रहे हैं, कृषि करना पसंद नहीं है। लेकिन अगर इस आधार पे कृषि किया जाए तो जो आज खुद बेरोजगार हैं वो कल 2 4 6 को रोजगार दे रहे होंगे, और इस प्रकार हम रोजगार जो इतनी तेज़ी से लोग बेरोजगार हो रहे हैं वो भी मतलब रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। और उसी प्रकार जैसे एक डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, एक इंजीनियर अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, एक दिन ऐसा आएगा कि एक किसान भी अपने बच्चों को एक किसान बनाना चाहेगा, ठीक है। अगर हम इस हिसाब से खेती करेंगे तो किसानों की लागत वास्तव में कम होगी और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकेगा और उनका जीवन स्तर भी सुधर सकेगा। तो इसी के साथ जय हिंद।